वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। दिस इज़ ओपल अक्टूबर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एचएसएससी का कॉमर्स के लिए जो पेपर आएगा उसका सिलेबस डिस्कस किया था और लगभग उसमें 34-35 यूनिट्स हैं, जिसमें मैंने मैथ्स और एक यूनिट जो है वो डिस्कस नहीं की थी। बाकी सारी यूनिट्स आपके बारे को बता दी थी कि उसका क्या क्या सिलेबस आएगा। तो उसी कनेक्शन में आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं बताता चलूँगा आपको, और ये भी बताऊँगा कि बेसिक कंसेप्ट्स बिल्डिंग के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से है तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये क्लास केवल एचएसएससी के बच्चों के लिए नहीं है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं जहाँ पे कॉमर्स का सिलेबस होता है वहाँ सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली यूनिट है और उसका जो पहली क्लास है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग, लेट्स ट्राई टू नो व्हाट इज़ अकाउंटिंग। जी देखिए, जो अकाउंटिंग है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे और समरी बनाएंगे। किन चीज़ों की समरी बनाएंगे? हम समरी बनाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, और उन ट्रांजैक्शंस को फिर हम जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको कन्वे करेंगे ताकि वो अपने डिसीजंस ले पाए। अब बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो हमें बताती क्या है, ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी बताती है कि बिजनेस के फंड्स कैसे हैं, फाइनेंस कैसे हैं, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी है या बुरी है, उसकी सेल्स क्या है, परचेज क्या है, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितनी इनकम्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल डायमेंशंस होते हैं वो सब जो है हमें अकाउंट्स बताते हैं, और टू बी वेरी पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके बारे में हमें बताती है। और ये है हमारे एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पेपर में ये प्रोसेस पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग साइकिल में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने फर्नीचर परचेज़ किया, तो बिज़नेस के लिए अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज़ करा तो ये क्या है, ये ट्रांजैक्शंस है। तो इन ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले जर्नल बनाई जाती है, और जर्नल बनाने के बाद सारी जर्नल रिकॉर्ड होने के बाद अलग अलग खातों में उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है, जिसको हम लेजर्स कहते हैं। जैसे आप फर्नीचर का अकाउंट बना देंगे और कैश का अकाउंट बना देंगे। अगर आपने फर्नीचर परचेज़ करा कैश में तो यहाँ 2 अकाउंट हिट हुए और आपने 2 सेपरेट अकाउंट बना दिए। लेजर्स बना देने के बाद उनके जितने भी टोटल आते हैं, टोटलिंग की जाती है जिसको हम समराइजिंग कहते हैं। वो टोटलिंग आप ट्रायल बैलेंस में डाल देते हो। ट्रायल बैलेंस में भी हमारे पास एक डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं। ट्रायल बैलेंस जो है एक कंक्लूसिव समरी होता है सभी लेजर्स की। सारे लेजर के जो बैलेंसेज आएंगे वो ट्रायल बैलेंस में डाल दिए जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस की मदद से जो है वो बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट ये बताएगी आपने कितना परचेजिंग करी, कितने सेलिंग्स करी, और प्रॉफिट एंड लॉस ये बताएगा कि इन टोटल आपको एक ईयर में या क्वार्टरली आपको कितने प्रॉफिट्स हुए या कितने लॉसेस हुए। बैलेंस शीट चेंजेस बताती है आपकी एसेट्स की, लाइबिलिटी की और आपकी कैपिटल की। अब ये जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इस स्टेटमेंट से क्या होता है, डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो डिसीजन लेते हैं कुछ इंटरनल पार्टीज होती हैं और कुछ एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक चीज़ और हमें यहाँ पे स्लाइड्स में नज़र आ रही है, दैट इज़ कि जो जर्नल है, जर्नल के साइड में सब्सिडरी बुक लिख रखी है। देखो, जो बिजनेस छोटे होते हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड है वो तो जर्नल मेंटेन करती है, और जिनका बिजनेस बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत सारा फैलाव है, उनका अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो वो जर्नल उनके लिए एक क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। तो उसकी जगह पर वो सब्सिडरीज बुक बनाती है। यानी कि अगर आपने उधार में सामान परचेज करा तो उसकी एंट्री आपने अलग जगह लिख दी, और उधार में परचेज रिटर्न हुआ उसकी एंट्री अलग, सेल रिटर्न अलग। ये जो पहले 4 हैं ये हमारी क्रेडिट की एंट्रीज है, यानी कि उधार में परचेज सेल किया जाएगा तो इस एंट्रीज को लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास BR BP बुक्स होती हैं। कैश बुक, जितनी भी एंट्रीज आप कैश में करोगे वो सारी कैश बुक में चली जाएंगी, और जो एंट्री इन 7 में से कहीं पे नहीं आएगी वो हमारी जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये अकाउंटिंग की हमें समझ होनी चाहिए कि सब्सिडरी बुक का कहाँ यूज़ होता है, जर्नल का यूज़ कहाँ होता है, और ये प्रोसेस क्या है। अब इस प्रोसेस के बाद हम लोगों को समझना है कि जो अकाउंटिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहली हमारी टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग होता है जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बताएगी और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। इनकम स्टेटमेंट मतलब आपको इन विद इन अ ईयर कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, और बैलेंस शीट जो हम इसके अंदर बनाएंगे वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती है।
इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। सभी कंपनीज को कॉस्ट अकाउंट बनाना अनिवार्य नहीं होता। केवल कुछ गिनी चुनी कंपनी जिनमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि बनाने को सभी कंपनी बना सकती है ताकि अपनी कॉस्ट को वो रेगुलेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए या रिड्यूस कर पाए। इसके अलावा हमारी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है, यानी मैनेज करने के लिए जितनी भी टाइप की अकाउंटिंग की जाएगी, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि मैनेजर अच्छे डिसीजंस ले पाए। अगर अच्छे डिसीजन लेगा तभी तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वहाँ पे केवल और केवल डिसीजन की बात की जाती है, और डिसीजन के लिए चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। इन तीनों के अलावा कुछ और टाइप की अकाउंटिंग हो सकती है, जैसे आप जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं या इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो टैक्स अकाउंटिंग होगी, या फिर जो अकाउंटिंग जैसे एक बिजनेस का जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो जो सोशल अकाउंटिंग है उसके बारे में भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसको करंटली हम एक बड़ी पॉपुलर टर्म हो रही है ईएसजी। अब ये ईएसजी क्या होता है कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस अकाउंटिंग्स। तो ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इस तरीके की अकाउंटिंग होगी एक, और एक होती है हमारी क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम जो अपने अकाउंट्स हैं उसको अपनी मर्जी के हिसाब से बना रहे हैं, जिससे हमारे अकाउंट जो प्रॉफिट्स हैं वो इन्फ्लेटेड नज़र आएँ, बड़े हुए नज़र आएँ। तो वहाँ पर जब आप अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हो तो उस तरीके की जो अकाउंटिंग होती है वो क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड्स को बढ़ावा देती है। अब इसके अलावा जो हम अकाउंटिंग जितना भी हम डिस्कस करेंगे उसका यूजेस क्या होगा, उसका जो एंड यूज़ है वो है कि अकाउंटिंग के बेस पर जो डिसीजन लिए जाएंगे। अब उसके डिसीजंस जो है यूज़र्स द्वारा लिए जाते हैं। एक तो हमारे इंटरनल यूज़र्स हो गए और एक हो गए हमारे एक्सटर्नल यूज़र। तो जो हमारे इंटरनल यूज़र होते हैं वो मैनेजमेंट हो गए और कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। मैनेजमेंट या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए ये एक इनसाइड डिसीज़न, यानी कि जो दिन प्रतिदिन के जो डिसीजंस हैं उनको लेने में अकाउंटिंग हेल्प करती है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं जो बिजनेस से डायरेक्ट लिंक नहीं करते, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो गए, या जो कंपनी को उधार दे रहे हैं क्रेडिटर्स, या गवर्नमेंट होगी, बैंक्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ होगी, ये सारे एक्सटर्नल यूज़र हैं और ये अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं ताकि इनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ट हो पाए अकाउंट्स के ऊपर, कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंटरनल यूज़र्स है और कौन सा एक्सटर्नल यूज़र्स है। अगर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय लिखा जाए तो वो एक तरीके का एक्सटर्नल यूज़र हो जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो कंपनी के होने वाले एम्प्लॉय है, यानी कि दे आर जस्ट अप्रोचिंग टू कंपनी, वो कंपनी में जॉब लेने वाले हैं और उससे पहले वो कंपनी के एनालिटिक्स देख रहे हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हो गए, यानी कि होने वाले एम्प्लॉय। इसी तरीके से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सटर्नल पार्टी के आगे। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से इंटरनल यूज़र्स है और कौन से हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी और आ गई होगी। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो हम अकाउंटिंग का प्रोसेस या साइकिल पढ़ते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग हो गया, जर्नल हो गया, तो उसी का ही कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। जैसे बुक कीपिंग में क्या किया जाता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको बुक में डेट वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है उसको लिखा जाता है, तो उसको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स कहते हैं और ये बुक कीपिंग में किया जाता है। अकाउंटिंग क्या करती है, तो जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, जो लेजर बन जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, तो जो बेसिक फाइनल अकाउंट बनाने का काम है, जैसे कि लेजर्स हो गए और उसका ट्रायल बैलेंस हो गया और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हो गया, वो क्लासीफाइंग और समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स आ जाएगा। यानी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो जूनियर अकाउंटेंट या फिर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकता है। लेकिन जिसने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, जिसको कॉमर्स की अच्छी नॉलेज है, वो अकाउंटिंग का काम करता है, यानी कि सीनियर अकाउंटेंट ये काम करता है। अब फिर अकाउंटेंसी क्या है, अब अकाउंटेंसी वो टेक्निक्स हैं, वो रूल्स हैं, वो थ्योरीज हैं जिसके बेस पर ये सारा का सारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम किया जा रहा है। जो रूल्स रेगुलेशन, जैसे हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल्स पढ़ेंगे, गुडविल को कैलकुलेशन करने का रूल पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर को पढ़ने का रूल पढ़ेंगे, तो ये जितने रूल्स पढ़ते हैं वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। आई होप आपको तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बुक कीपिंग का स्कोप है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड है, लेकिन अकाउंटिंग का स्कोप इससे ज़्यादा वाइडर है। और अकाउंटेंसी
और वाइडेस्ट है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो अकाउंटेंसी का हो गया। इसके अलावा जो बुक कीपिंग का काम हो गया वो बेसिक स्किल्स से भी आपका काम चल जाएगा, यानी कि अगर किसी के पास बेसिक स्किल्स है तो वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग का काम करने के लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, यानी कि आपको डिफरेंसेस करने आने चाहिए चीज़ों के बीच में, आपको ब्रीक लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और कंसेप्चुअल स्किल की ज़रूरत पड़ती है आपको अकाउंटेंसी समझने के लिए। जैसे कि लेजर तक बनाना, यानी कि जर्नल बना लिया आपने, लेजर्स बना लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, तो ये सारी की सारा काम जो है हमारा बुक कीपिंग में होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम है वो अकाउंटेंसी है। एंड अगेन जो अकाउंटेंसी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगी, वो प्रिंसिपल बताएगी जिसके बेस पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम होगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं उसको ऊपर रिप्लाई कर पाऊँ, या फिर नेक्स्ट सेशन में अगर कोई टॉपिक है जो यहाँ मेरे से छूट गया है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे मैं इस वीडियो में केवल वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो ज़्यादा रेलेवेंट है, जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। देखिए, अगर हम अभी तक समराइज़ करें तो क्या होता है कि बुक कीपिंग पहले की जाती है और फिर अकाउंटिंग की जाती है, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं इवोल्यूशन। अकाउंटिंग का इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 साल पुरानी या 20-22 साल पुरानी गेम है। ये जो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग है ये सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन ही एग्जिस्ट करता रहा है। अकाउंटिंग का मतलब हो गया कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे, जो सभ्यताएं होती थी, वो भी अपने जो पशु हैं या जो वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो उन सब की कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, जैसे पत्थर इकट्ठे करके कि भाई इतने एम्प्लॉय आ जाए हैं, है ना। इस तरीके का सिस्टम हमेशा से रहा है अकाउंटिंग का। तो ट्रेडिशनली जब अकाउंट्स बनाए जाते थे तो वो मैनुअली बनाया जाता, जिसको हम खाता बही कहते थे। आपने ये लाल कलर की किताब करियाने की दुकानों पे हो सकता है देखी हो। तो वो जो हाथ से एंट्री लिख रहे हैं कि दिन में आज कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, कितनी जगह से पैसा आया, कितनी जगह पैसा गया, वो सारा का सारा मैनुअल रिकॉर्ड्स होता है। इसके बाद हमारे पास धीरे धीरे सिस्टम इवॉल्व हुआ और 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को बुक में लिखा गया। ऐसा नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, डबल एंट्री सिस्टम इससे पहले भी था, लेकिन लुका पैसियोला ने इसको जो है लोगों के इनशेड में डाला, लोगों की संज्ञान में डाला कि हाँ हर ट्रांजैक्शंस के दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, वन इज़ डेबिट और वन इज़ क्रेडिट। तो उन्होंने अपने इसकी जो चर्चा है, सुमा दे अर्थमेटिका नाम की एक बुक है, उसके अंदर इसकी चर्चा की थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम के इम्पैक्ट क्या हैं। और ये इसी की जो थ्योरीज है वो बेसिकली एक फंडामेंटल्स है अकाउंटिंग का। आज भी जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो इस बुक के रेफरेंस से पढ़ाते हैं। जो डेबिट शब्द आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिला, जो क्रेडिट शब्द मिला, उसके रेफरेंसेस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया, तो सही इसका आंसर है कि इसका आज तक पता नहीं है कि इसको इन्वेंट किसने किया, लेकिन इसको कंपाइल करके लुका पैसियोला कभी क्लेम नहीं करता कि उसने डबल एंट्री सिस्टम बनाया होगा, लेकिन उसने इसका रेफरेंस दिया और इस पुस्तक के अंदर दिया। तो आपसे ये बुक पूछी जा सकती है, और किसके द्वारा जो है डबल एंट्री सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है या लोगों के नॉलेज में डाला गया, तो लुका पैसियोला है और 1494 में। अब अगर हम मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें तो जो जितने भी स्टैंडर्ड्स बना दिए हमने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इसके बाद INDAS है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, इसी के अडॉप्शन से यूज़ करके हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। उसमें कुछ कर्व इन कर्व आउट किया है, यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको ढाला गया, लेकिन लगभग इसके जैसा ही उसको इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की कोशिश की गई है इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जब कंप्यूटर आया 90s में, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और वर्तमान में AI बेस अकाउंटिंग, ये ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग हो गई हैं। तो इसके ऊपर तो इन दोनों जो मॉडर्न अकाउंटिंग है इसके ऊपर एक सेपरेट यूनिट्स है, वहाँ पे हम इसकी डिटेल में चर्चा भी करेंगे। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब दो तरीके की करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है उसमें तो आप ये बताओगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, फिर उसको हम रिलेटेड पार्टी को जो है फॉरवर्ड करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है इसकी क्वांटिटेटिव है। लेकिन क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि अकाउंट्स जो बनाया जा रहा है वो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इकट्ठी की जा रही है वो बिजनेस के पर्पस को सॉर्ट आउट करती हो, बिजनेस को एक्सप्लेन करती हो कि व्हाट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो रेलेवेंट चीज़ें अकाउंट्स में लिखी जाती है।
और जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं उसका बेस होना चाहिए, यानी कि उसका कोई वाउचर होना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन फेक नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो अकाउंट्स है उसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप उसको कंपेयर ना कर पाओ, अपने ही पिछले सालों के खातों से उसको कंपेयर करना, या अपनी जैसी कंपनी से अपने खातों को कंपेयर करना। तो कंपेरेबिलिटी तब बनेगी जब सभी लोग एक ही तरीके के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो कंपैरेटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट्स हमेशा टाइम पर ही सबमिशन किए जाते हैं। जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि अकाउंट्स को कितने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के कितने समय के अंदर अंदर बनाना होता है और उसको रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। ऐसे ही हम जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स की रिटर्न की एंड डेट क्या होती है। तो हर चीज़ टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 साल पुराना अकाउंट आज जो है इन्वेस्टर के हाथ में आता है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। इसके अलावा हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अकाउंट्स इस भाषा में होनी चाहिए कि कोई भी नॉर्मल समझ रखने वाला व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग की नॉलेज है या नहीं भी है, पढ़ा लिखा है, तो वो अकाउंट्स को आसानी से समझ ले। हाँ, इस कंपनी की इतनी इनकम है, इतने प्रॉफिट है, इतने एक्सपेंस है, इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज़ है, तो ये उसको आसानी से समझ आ जाए। अब इस यूनिट्स का, इस क्लास का, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, मैंने उसमें ये एनालाइज करा है कि ये जो यूनिट है, यानी काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन, इसमें से 101% आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो आप इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से समझिए। इससे पहले जो आपने सुना, अगर उसमें कुछ रह भी गए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जहाँ जहाँ अकाउंट्स का पेपर आएगा वहाँ वहाँ इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे अकाउंट्स का, उसमें आपको इन एरिया से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो एग्जम्पशंस होगी जिसके बेस पे अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट्स को माना जाता है। ये एक तरीके की नींव है, फाउंडेशंस है, इसके बगैर कोई भी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लगभग 9-10 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि जो बिजनेस है और जो ऑनर ऑफ बिजनेस है वो दो एक सेपरेट एंटिटी हैं, दो सेपरेट एंटिटी है। यानी कि जो रोहन है और रोहन एंड लिमिटेड कंपनी है, दीज टू आर डिफरेंट एंटिटी। ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं हमारी, ठीक है जी। अब इसी के एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग क्या होता है, यानी कि जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया, तो जब वो वापस करेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट टाइमली पे करेगा, तो इसको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। अब साधारण देखा जाए कि मेरा बिजनेस है, मैं तो जब मर्जी पैसे निकाल लूँ, जिस मर्जी पर्पज़ के लिए निकाल लूँ, लेकिन अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट कहती है यू आर द डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम योर बिजनेस। बिजनेस के अकाउंट अलग रहेंगे, आपके पर्सनल अकाउंट अलग रहेंगे, आपके घर का जो गुल्लक है और जो बिजनेस का गुल्लक है वो अलग अलग है, दोनों की अलग अलग पहचान है। तो जितने भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बेस है वो यही है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज़ है। अगला कंसेप्ट हमारे पास है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये बताता है कि अकाउंट्स में केवल वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड जो मॉनेटरी फॉर्म में होगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो। अब जैसे ऑनेस्टी है, किसी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी से इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डायलेमा नहीं है कि कंपनी को बेनिफिट होता है। अगर कंपनी के एम्प्लॉय करप्ट होंगे तो बिजनेस को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो ऑनेस्ट है तो बिजनेस को उससे फ़ायदा होगा। लेकिन कितना फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या उसका कोई वाउचर बनाया जा सकता है? तो नहीं। किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ब्यूटी को, किसी की इंटेलिजेंसीज को हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, और इसलिए हम इस तरीके की अकाउंटिंग नहीं करते। हालांकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे वो भी हम एक बार चर्चा करेंगे, पर इन जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेज़ किया तो उसको अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर परचेज़ करोगे तो आप कुछ ना कुछ कैश में पे करोगे और कंप्यूटर आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है
कि कंपनी जो बिज़नेस है उसमें अलग अलग मेंबर्स आते रहेंगे, अलग अलग मेंबर जाते रहेंगे, लेकिन बिज़नेस जो है लंबे समय तक चलता रहता है। बिज़नेस को जब भी स्टार्ट किया जाता है वो इसी एजम्पशन से स्टार्ट किया जाता है कि बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा, वो हमेशा गोइंग रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। मेंबर में कम्स एंड गोस बट बिजनेस रन एंडलेसली। और इसी एजम्पशन के बेस पर हम कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, वो कौन से कंसेप्ट के बेस पे करते हैं। तो आंसर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे। डेप्रिसिएशन होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं घिसावट। यानी कि आपने कोई एसेट्स आज खरीदी, ठीक है जी, और वो एसेट्स जो है 10 साल तक चलने वाली है। एज्यूम कर लीजिए आपने कोई कार खरीदी और वो 10 साल तक चलने वाली है, तो 10 साल बाद तो हमें एक नई एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पुरानी वाली तो ख़राब हो जाएगी। तो करता क्या है एक बिजनेस, 10 साल तक कुछ पैसा वो जमा करता रहता है ऑन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, कि 10% इसकी वैल्यू कम होगी एक साल में, 2 साल में 20% वैल्यू कम होगी, 3 साल में 30% वैल्यू कम होगी, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब 10 साल तक आपने मान के चला कि संपत्ति चलेगी और हम इसको 10 साल तक पैसे इकट्ठे करेंगे। क्या आपको पता है कि आपका बिजनेस 10 साल तक चलेगा? लेकिन आप मान के चलते हो कि बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, वो कभी एंड नहीं होने वाला, तो इस अप्रोच से आप जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, यानी जो भी अकाउंट्स आप बना रहे हो वो किसी ना किसी फिक्स पीरियड के होने चाहिए। जैसे हर कंपनी जो अपने अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बनाती है, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइम। लेकिन अगर कोई 4 दिन का अकाउंट बना रहा है, कोई 4 साल का अकाउंट बना रहा है, कोई 6 महीने का अकाउंट बना रहा है, कोई 9.5 महीने का अकाउंट बना रहा है, तो उनका कंपेरिजन करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए सभी कंपनी जो है अपने क्वार्टरली, सेमी ईयरली भी अकाउंट्स बनाती है, लेकिन ईयरली अकाउंट्स बनाना भी ज़रूरी है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेम हो, तभी उसका कंपैरिजन करना पॉसिबल हो पाएगा। और विदाउट कंपैरिजन देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसके बीच में कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि हर खाते की भैया एक स्टार्टिंग डेट होगी और एक एंडिंग डेट होगी, उसके बीच के आप असेसमेंट करोगे, जो भी चेंजेस आए उसको आप रिकॉर्ड करोगे। आगे हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये क्या बताता है कि जो भी आप एसेट्स किताबों में रिकॉर्ड करोगे उसको हमेशा उसकी बुक वैल्यू पर, यानी ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग, जब आपने उसको परचेज किया उस दिन उसकी क्या वैल्यू थी, उस वैल्यू पर उसको किताब में लिखा जाएगा, ना कि उसकी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू पर। जैसे आज आपने कोई लैंड एक्वायर करी, ठीक है जी, आपने 100 गज का प्लाट परचेज करा मान लीजिए 10 लाख रुपए में, तो आज आपने उसको परचेज करा और 10 लाख रुपए पे किए, तो आप अपने खाते में वो 10 लाख रुपए में रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे? 10 लाख रुपए में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन मान लो कि 6 महीने बाद ही वो जो प्लॉट है 100 गज का, उसकी वैल्यू 12 लाख हो जाती है, तो क्या आप अपनी एसेट में कटिंग करके 12 लाख लिखोगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी एसेट्स को खरीदा जाता है उसकी बुक वैल्यू पर लिखा जाता है, मार्केट फ्लक्चुएशन को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर हो जाता है वो, ठीक है जी। इससे रिलेटेड भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है बच्चों, पर वो अभी हमारा जो है कंसर्न नहीं है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, उसको कैसे करते हैं। लेकिन इन जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर ही अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 खातों पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कुछ चीज़ डेबिट होगी और कुछ चीज़ क्रेडिट होगी, कहीं से पैसा आ रहा होगा और कहीं पे पैसा जा रहा होगा। तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि जो भी आप एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो वो दोनों सेम पीरियड के होने चाहिए। यानी आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली मान लीजिए 1 साल की, और जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड कर लिया आपने 1.5 साल के, तो यहाँ मैच नहीं बैठा। यहाँ पे आपको एक्यूरेट प्रॉफिट पता नहीं चलेंगे। एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जिस समय की आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो उसी समय की आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा रिवेन्यू और रियलाइजेशन कंसेप्ट, रिवेन्यू कंसेप्ट भी कहते हैं इसको, रियलाइजेशन भी कहते हैं, किसी भी नेम से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब ये कहता है कि कब जो है आपको रिवेन्यू, जब आप सेल करते हो कोई प्रोडक्ट तो कब आप मानते हो कि ये मेरे रिवेन्यू हो गए, कब आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। जैसे ऑन द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिला कि इतने यूनिट्स आप बना के दे दो, या ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, या आपने जब बिल काटा, या जब आपको मतलब उधार में सामान आपने बेचा तो 6 महीने बाद आपको पेमेंट मिली, उस दिन रिकॉर्ड करोगे। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अलग अलग डेट पे हो सकती हैं।
तो किस डेट पर आप मानोगे कि एक्चुअल में सेल हो गई है और इसको उस दिन आप अपनी किताब में रिकॉर्ड कर लोगे। इस कंसेप्ट को कहते हैं रेवेन्यू कंसेप्ट या रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होता है? वसूली, यानी कब मानोगे कि पैसा वसूल हो गया। तो जवाब है इसका कि टाइटल ऑफ ओनरशिप। जब भी टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है उस दिन उस परचेज को और या सेल को मान लिया जाता है कि वो एग्जिस्ट हो चुकी है, वो प्रेजेंस में आ गई है। टाइटल ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है जिस दिन आप बिल काट कर जो है कस्टमर को दोगे वो ट्रांजैक्शन उस दिन हैपन मानी जाएगी। वेदर यू रिसीव द कैश और नॉट, इट इज़ नॉट अ कंसर्न, बट टाइटल ऑफ ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको किस डेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। देखिए अकाउंट्स को बनाने के ना दो कंसेप्ट होते हैं, एक्रूवल कंसेप्ट और कैश कंसेप्ट। कैश कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजेक्शन्स को कभी तभी आपने अपनी बुक्स में लिखना है जब आपको कैश मिले या आप कैश पे करो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सारी परचेज जो है आप कैश में नहीं करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से भी बाइंग करते हो, आप उधार भी खरीदते हो। तो ये जो परचेजिंग और सेलिंग हो रही है ऑन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स, तो उनका रिकॉर्ड कैसे होगा? तो कह रहा है कि जब पेमेंट मिलेगी तब होगा। ये तो कह रहा है कैश कंसेप्ट। लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि आप उन ट्रांजैक्शंस को भी लिख सकते हो जो हैपन हो चुके हैं, चाहे आपको उसकी पेमेंट मिली है, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्रूवल कंसेप्ट इन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी वो एक्सपेंडिचर जो ड्यू तो हो गया लेकिन आपने अभी पे नहीं किया। जैसे आपका बिजली का बिल ड्यू हो गया लेकिन आपने उसको पे नहीं किया। या प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? एडवांस पेमेंट्स होती है, यानी वो एक्सपेंस जो भी ड्यू नहीं हुए बट आपने पे कर दिए। ठीक है, जैसे आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाते हो, 1 महीने का रिचार्ज करवा रहे हो, वो 1 महीने तक आपका मोबाइल में रिचार्ज रहेगा, लेकिन उसकी पेमेंट आपने आज ही कर दी। तो 1 महीने तक जो यूटिलाइजेशन होनी है उसकी पेमेंट हमने आज ही कर दी, उसको हम प्रीपेड कहते हैं। यानी प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है, ये सिम्स भी होता है ना, तो वही प्रीपेड की बात हो रही है यहाँ पे। इससे आइटम एडजस्ट करने के लिए इसको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड किया जाता है। जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो टैक्स के हिसाब से भी वैलिड है, वो एक्रूवल कंसेप्ट के बेस पे अकाउंट बनाए जाते हैं। लगभग 98% जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज तो सारी, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस भी होते हैं वो सारे एक्रूवल बेस्ड कंसेप्ट पर अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। अब ये जितनी भी हमने बात करी ये थी हमारी कंसेप्ट्स। अब बात कर रहे हैं कन्वेंशंस। देखिए कन्वेंशन क्या होता है? ये कस्टम होता है, एक रीति रिवाज होता है एक कंट्री का कि वो अकाउंट्स में क्या कस्टम फॉलो कर रही है, क्या रीति रिवाज है उस एरिया के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के। तो यहाँ पे कुछ हम 4-5 कंसेप्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। बस 5 या 7 मिनट और लगेंगे इस क्लास में। सबसे पहला है हमारा कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कंसेप्ट। दोनों में से किसी भी नाम से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और मल्टीपल टाइम मैंने इस कंसेप्ट से क्वेश्चन देखे हैं। कंजर्वेटिव और प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उसको आज ही अपना लॉसेस मान लो और उसको किताब में लिख लो, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उसको आप प्रॉफिट ना मानो। यानी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस तो आज के लॉसेस हैं, करंट लॉसेस हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट आज के प्रॉफिट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे कि बैड डेट्स। आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा और मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति यार पैसे मेरे वापस नहीं करेगा, ये मेरा बैड डेट बन जाएगा, यानी ये एक तरीके का एनपी हो जाएगा, ये पैसे नहीं देगा मेरे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं अभी से प्रोविजंस बना लेता हूँ कि इन केस अगर इस व्यक्ति ने मुझे पैसे नहीं दिए तो उस भरपाई के लिए मैंने कुछ फंड्स अभी से प्रिपेयर करके रख लिए, उसको प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स कहते हैं। तो ये क्यों करा मैंने? क्योंकि हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट को फॉलो करते हैं या प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम किताब में कैसे लिखते हैं? क्या हम उसको मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे, क्या उसको बुक वैल्यू पे लिखेंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए कि विच एवर इज लेस, जिसकी भी वैल्यू कम होगी उस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए कंजर्वेटिव कंसेप्ट्स के। इसके अलावा हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या कहते हैं कि जो भी मेथड आप एक बार फॉलो कर लो वही मेथड को आप अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे, बार बार उस मेथड को आप चेंज नहीं करेंगे। यानी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं इसको। मेथड ऑफ अकाउंटिंग शुड नॉट चेंज ईयर टू ईयर, उसको हर साल बार बार चेंज नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपके अकाउंट में अगेन कंपैरिजन हो नहीं पाएगा।
क्योंकि आपने इस साल तो कोई और मेथड यूज़ करा, अगले साल कोई और मेथड यूज़ कर दिया, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी ये कहती है कि आपने जो भी मेथड अपनाया, जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू मेथड अपनाया तो उसके हिसाब से चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाया तो उसके हिसाब से चलिए। ज़रूरत पड़ने पर एक आध बार इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो जनरली कंपनीज इसको अवॉइड करती हैं कि बार बार मेथड को चेंज ना किया जाए। आप एक स्टॉक का एग्जांपल भी ले सकते हो। क्या स्टॉक को लीफो मेथड पे लिखेंगे या फीफो पे लिखेंगे या हीफो पे लिखेंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और हाई इन फर्स्ट आउट, ये अलग अलग मेथड होते हैं स्टॉक को रिकॉर्ड करने के। तो इनमें से किस मेथड पर आप जो है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे? जो भी आपका कंसर्न होगा, जो भी आपकी चॉइसेस होगी, उस हिसाब से आप ये मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर आपने इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने इसको बार बार चेंज नहीं करना है। तीसरी कन्वेंशन है मेरे पास फुली डिस्क्लोजर। ये कहता है कि बिजनेस के ज़रा छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ आपको अपनी बुक्स में लिखनी है। यानी एवरी ट्रांजेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रांजेक्शन इज़ मस्ट रिकॉर्ड इन बिजनेस अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजेक्शन हो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आप किताब में मत लिखो। तो सभी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। और सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल इसका है कंसिस्टेंसी कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर वो कंपनी हार जाएगी केस तो उसको 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन नहीं हारेगी तो 5 लाख की पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो जो एक्सपेंस हो सकता है, जो खर्चा हो सकता है, जिसकी संभावना है, उसको हम कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसी चीज़ों को भी हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं। यानी कि जब आप बैलेंस शीट बना लेते हो तो अगर किसी कंपनी की कोई कंटीजेंसी लायबिलिटी है तो वो नीचे नोट में उसको मेंशन करती है कि यही कंटीजेंसी लायबिलिटी है। इट मीन्स कि दिस कुड बी पेड इन फ्यूचर इफ समथिंग इज हैपन लाइक दैट। ठीक है जी, तो कंटीजेंसी कंसेप्ट फुली डिस्क्लोजर का एक एग्जांपल हो गया। अब इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट मटेरियल आइटम, यानी कि मटेरियल यानी बहुत ज़रूरी चीज़। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि केवल उन्हीं एस्पेक्ट्स को आप बुक्स में दिखाइए जो वाइटल है। ये कंसेप्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ये कहता है कि सारी ट्रांजेक्शन्स आप बुक्स में दिखाओ। मटेरियलिटी कंसेप्ट से कहता है कि केवल वही ट्रांजेक्शन दिखाओ जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। हर ट्रांजेक्शन्स को दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे होगा क्या? इससे आपका अकाउंट ओवर बर्डन हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें आप लिखोगे, जैसे मीटिंग करी, आपने समोसे मंगाए, चाय बनाई, रसगुल्ले मंगाए, तो उनको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दोगे तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा। रेदर देन रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन सेपरेटली, तो आप क्या करो, आप इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दो। यानी सारे खर्चे मिला के एक छोटे से हेड बना लो जिसको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें डाल दो। अदरवाइज अकाउंट इतना ओवर बर्डन हो जाएगा, जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है वो तो दिखेंगी और जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसको मुश्किल से ढूंढा जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारा इस बारे में बात करते हैं। तो ये थी हमारी आज पहली क्लास। जितने भी मैंने टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आज बताए हैं, पहली क्लास में बताए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अगली क्लास में हम जो है जनरल डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना कीमती समय दिया मुझे। आई होप यू विल गेट अ बेटर और ब्राइट फ्यूचर।